सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और अभी की जो बड़ी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं वो न्यूयॉर्क में मिलेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है उसमें इन दोनों की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि इस मुलाकात का आग्रह पाकिस्तान ने किया है। क्या एजेंडा होगा, क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा विदेश मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में नहीं कहा गया। केवल इतना कहा गया है कि मीटिंग होगी और ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा अनुरोध किया है। और ये जब ये पूछा गया कि क्या बातचीत शुरू करने के लिए ये बातचीत की जा रही है, जब कादिमनी ने सवाल पूछा तो उस पर भी मना कर दिया गया। बताया गया कि ये मीटिंग केवल जस्ट एक टोकन मीटिंग है क्योंकि पाकिस्तान साइड से इसका अनुरोध आया है। क्या कहा एमईए के प्रवक्ता ने, ये सुनाते हैं आपको। इस समय मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद हमने ये तय किया है कि हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में यूएनजीए के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। जो समय है, जो तारीख है, वो जो हम दोनों के परमानेंट मिशन हैं उन दोनों के बीच में कंसल्टेशन से इसको तय की जाएगी। सर, मुलाकात को हम किस तरह से देखें? बातचीत शुरू करने की पॉसिबिलिटीज के लिए बातचीत? इस मुलाकात को सिर्फ हम मुलाकात के तरीके से देखें। ये सिर्फ मीटिंग है, ये कोई टॉक नहीं है, ये कोई रिजम्पशन ऑफ डायलॉग नहीं है। ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और हमने उस मीटिंग के लिए हमने हामी भरी है। और करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के पंजाब सरकार में मंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जो है आमने सामने है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी विदेश मंत्री से हो सकता है इसमें बातचीत भी करें। इवन नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन from the Pakistani government that they are willing to consider this matter. EM will therefore raise this issue in her meeting with the Pakistani foreign minister on the sidelines of the UNGA. वहीं बीएसएफ के जवान की बर्बर हत्या पर विदेश मंत्रालय ने इसकी खूब निंदा की है और कहा कि ये सब समाज में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। I can say a barbaric incident which not only defies logic, not only defies civilized behavior, but also is against all international norms. I understand that the BSF has strongly taken up the matter with their counterpart on the Pakistani side. And of course, yes, I think it's a very serious issue and definitely we will take it up with the Pakistani side at an appropriate manner. सीधे कादिमनी के पास चलते हैं, हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर। कादिमनी, जब आपने सवाल पूछा प्रवक्ता से, एमईए के प्रवक्ता से कि बातचीत के लिए क्या बातचीत हो रही है, तो वो पूरी तरह से नकार के, एक तरह से वो टाल मटोल करके निकलने की कोशिश की उन्होंने। जी बिल्कुल मनोरंजन, क्योंकि बार बार सवाल यही उठता है कि अभी तक भारत का ये स्टैंड रहा है कि जब तक टेररिज्म होता रहेगा, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होगी। ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाता रहा है। आपको याद होगा जब उरी अटैक हुआ था जिसमें हमारे 19 सैनिक मारे गए थे, उसके बाद सार्क बैठक में भी नहीं गए थे, भारत की तरफ से हिस्सा नहीं लिया गया था और बातचीत तब से सस्पेंडेड है। तो अब जब ये सब कुछ हुआ है और बार बार सवाल उठ रहा है, यहाँ तक कि कल भी जिस तरह से बीएसएफ के एक सैनिक को मारा गया है, जिस तरह से म्यूटिलेट किया गया है उसको देखने के बाद अब ये पूछा जा रहा है कि क्या स्टैंड में बदलाव है। तो बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या स्टैंड में बदलाव है, लेकिन शायद यही वजह है कि इन भावनाओं को देखते हुए अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है। एजेंडा तक भी बात करने को तैयार नहीं है। जो मैक्सिमम अभी बताया जा रहा है वो सिर्फ ये कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। एक चिट्ठी जो हमने देखी है, इस वजह से लगातार हम देख रहे हैं जो चिट्ठी लिखी गई, जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये चिट्ठी यहाँ पर दी। दूसरी एक और चिट्ठी, ये वाली चिट्ठी तो पीएम मोदी के नाम थी, लेकिन दूसरी जो चिट्ठी लिखी गई थी वहां के विदेश मंत्री जो है उन्होंने यहाँ सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी यही प्रपोजल एक बार फिर से दोहराया गया था। तो साफ तौर पर वहां भी किसी ना किसी प्रकार से दबाव है। कल भी जो टेरर पर जो स्टेट डिपार्टमेंट का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो आया है रिपोर्ट, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल कैस्टिगेट किया गया है
है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने काफी कदम नहीं उठाए, चाहे अफगानिस्तान में आतंक की बात हो या भारत में आतंकी हमलों की बात हो, वहां पर अभी भी आतंकवादी फंड रेज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, वहां पर सबको बिल्कुल सेफ हेवन मिला हुआ है। तो हर तरफ से एक दबाव जो हम लगातार देख रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक तरह से प्रपोजल दिया गया, लेकिन साफ है कि भारत भी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है कि आखिर बातचीत क्या होगी, क्योंकि अब तक जो बातचीत हुई है और अब तक जो स्टैंड रहा है उस पर कोई पुख्ता जवाब पाकिस्तान का नहीं आया है कि टेरर भी साथ में होता रहे और बातचीत भी होती रहे, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो अब शायद ना हो। लेकिन यहाँ भी अब एक तरह से एक माहौल बनने लगा है कि बातचीत के अलावा, जो इतने वक्त से सस्पेंडेड है, उसके अलावा शायद कोई रास्ता नहीं है। तो एक बातचीत के लिए शायद बातचीत, जो मैंने सवाल भी पूछा कि क्या एक माहौल बनाने की कोशिश है, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की बात है, उस पर भी फिलहाल सीधा जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब ये एक तरह का अविश्वास भी है कि आखिर पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से वो सामने आएगा, देखना होगा कि आखिर होता क्या है। क्योंकि ये साइडलाइंस पर यूएनजीए में, जहां पर इस बार प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, विदेश मंत्री दोनों देशों के जा रहे हैं, तो साइडलाइंस पर एक जब बैठक होगी तो उसमें पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या प्रपोजल रखता है, क्योंकि भारत जैसा भी कह रहा है कि हम टॉक्स और टेरर एक साथ हम नहीं करेंगे, वो अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो स्टैंड अभी कायम है। मनोरंजन जी कादिमनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल सतपाल मलिक के सामने कई चुनौतियां हैं। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हाल में ही राज्य के डीजीपी का भी तबादला हुआ है। 35A को लेकर के विवाद है। इन सब सवालों पर क्या कहना है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का, उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ ने। भारत का प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां अगर कुछ भी होता है तो देश नहीं पूरे विश्व के लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। और ये प्रदेश कहा जाता है कि भारत का सबसे क्रूशियल प्रदेश है और एक मैसेज देने के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है। और जम्मू कश्मीर की चीज़ों पर बात करने के लिए वहाँ के सर्वे वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात कर रहे हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें एनडीटीवी को। सर, 1 महीने का वक्त लगभग आपको हो गया है जम्मू कश्मीर में। वो वक्त कैसा रहा? जैसा सोचा था उससे ज़्यादा चुनौती रही? ये वक्त कैसा गुजरा आपका? नहीं, इस 1 महीने में चुनौतीपूर्ण तो कश्मीर का मामला है ही, लेकिन 1 महीने में मैंने कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से समझ लिया है। और मुझको लगता है कि वहाँ काम करना जितना मुश्किल मैं समझता था उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप नेक नियति से काम करें, खुले दिल से करें, प्रो पीपल एटीट्यूड लेके करें, तो ये काम ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है। इतना मैंने 1 महीने में समझा है। और 1 महीने में मैंने लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश है, बहुत दूर तक पैदा कर दिया है कि गवर्नर हाउस जनता का है, गवर्नर हाउस के दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं। मैं अगर कोई व्हाट्सएप पे भी शिकायत आती है उसको भी एंटरटेन करता हूँ, उसको दूर करता हूँ। और मैंने अपने सब डीसीज को कहा है कि वो हफ्ते में 1 दिन सिर्फ ग्रीवेंसेस सुनेंगे। सर, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। जो सबसे बड़ा पहली चुनौती है आपके गवर्नर बनने के बाद है वो है पंचायत के चुनाव। वो आपने अनाउंस कर दिए हैं। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की पीडीपी और एनसी ने बायकॉट कर दिया है 35A को लेकर के। सर, वो और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, नज़ीर हों चाहे वो नीता, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से पंचायत घर पर हमला किया जा रहा है। तो ये चुनाव कैसे निपटाएंगे सर? देखिए, इसमें जिन पार्टियों ने बायकॉट किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बहाना लेके किया 35A का, ये 35A तो यहीं था। अभी 15 दिन पहले उन्होंने वहाँ कारगिल में चुनाव में हिस्सेदारी की सभी ने। ये बेसिकली असेंबली के इलेक्शन का पोस्चरिंग है और कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट बिना सिंबल के वहाँ लड़ेंगे। इनके लोग कोई अपनी स्पेस नहीं छोड़ता है। कांग्रेस लड़ेगी, हम लड़ेंगे, जेडीयू लड़ेगा, आरएलडी, बहुत सारे लोग लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट बहुत लोग लड़ेंगे, और इन्हीं दोनों पार्टियों के वर्कर्स लड़ेंगे। सर, आप दिल्ली में हैं तो क्या 35A को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे? क्या आप गृह मंत्री से मिलेंगे? 35A को लेकर क्या कोई चर्चा होगी आपके यहाँ दिल्ली में? मैं पिछली बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुका हूँ और वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। ही इज़ नॉट पार्टी टू इट। ना वो 35A पे हैं ना 370 पे हैं, इसलिए उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने तो मुकदमा किया नहीं, किसी और ने किया है। सर, तो जो आपका स्टैंड जो आपने बताया, क्या वही सेंटर का स्टैंड है? सेंटर का स्टैंड मैं नहीं समझता क्या है, लेकिन सेंटर का स्टैंड ये ज़रूर है कि इस मुकदमे पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इसको डिले कर देना चाहिए। सेंटर का ये स्टैंड है। सर, अब अगले सवाल पर आते हैं।
कश्मीर में सर एक अलग तरीके का एक इंसर्जेंसी देख रहे हैं अब। वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। ये ऐसे पहले नहीं होता था। इससे सर कैसे निपटेंगे? देखिए, इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। कश्मीर की जो पुलिस है वो बहुत बहादुरी से इंसर्जेंसी का सामना कर रही है। और सही बात कहूँ तो मैं हमारी तीनों चारों फोर्सेस में बहुत कोऑर्डिनेशन है और आर्मी से लेके सीआरपी, बीएसएफ सब लोग कश्मीर पुलिस की सराहना कर रहे हैं। कश्मीर पुलिस के लोग बिल्कुल नहीं डरे हैं। उनके परिवार के किसी आदमी को मैं तो नहीं जानता इधर हाल में कुछ किया गया हो, लेकिन उनके लोगों को अगर टारगेट किया जाएगा तो मैं मानता हूं कि टेररिस्टों को ये नहीं करना चाहिए। परिवार सबके हैं, वो नहीं करेंगे। और इससे जम्मू में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार की पाकिस्तानी सैनिकों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने अपने जवान की हत्या के मुद्दे को कड़ाई से उठाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर जवान का पार्थिव शरीर जब हरियाणा के सोनीपत में उनके गाँव पहुँचा तो पूरा गाँव अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। नाउ वी आर फीलिंग प्राउड। ठीक है, व्हाट आफ्टर 2 days 3 days जब हमें इनकी तरफ से कोई चीजें नहीं आती हैं, ना हमें कुछ जॉब मिलती है। मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, इवन आई एम अनएम्प्लॉयड, ही इज अनएम्प्लॉयड। ओके, द ओनली सोल सर्वर जो हमारा था, नाउ ही हैज गॉन सर्विंग द नेशन, राइट। सो इफ ही इज गॉन सर्विंग द नेशन, उन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा अपनी जान देने के लिए। तो आई वांट एवरी अथॉरिटी टू बी वेरी अटेंटिव एंड प्रोवाइड अस व्हाटएवर वी नीड। पहले हेमराज और अब नरेंद्र सिंह, भारत माता के बेटे नरेंद्र सिंह की पाक ने जघन्य हत्या कर डाली। कहां गया 56 इंच का सीना और कहां गई लाल आंख? कहां गया 1 के बदले 10 सिर लाने का वादा? लगता है मोदी सरकार को बेईमानों की तो चिंता है, देश के फौजी जवानों की नहीं। मोदी जी इस देश की सेना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए तो करते हैं, परंतु उनकी हिफाजत का ख्याल नहीं। मोदी जी, अब देश जवाब मांगता है, जवाब देना पड़ेगा। मुंबई से जयपुर जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में 30 से ज़्यादा यात्री बीमार पड़ गए। अचानक उनके नाक और कान से खून निकलने लगा। कुछ लोगों को सिरदर्द की शिकायत होने लगी। यात्रियों की तबीयत बिगड़ती देख पायलट को बीच रास्ते से वापस मुंबई लाया गया। जहाज को बताया जा रहा है कि केबिन की क्रू ने केबिन प्रेशर का स्विच दबाना जो था वो भूल गया था, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम हो गया और यात्रियों को दिक्कत होने लगी। 5 यात्रियों को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी को दूसरी फ्लाइट से जयपुर ले जाया गया। इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए से इस बारे में जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा है। और जेट एयरवेज का बयान आया है इस पर, और उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों को टर्मिनल पर फर्स्ट एड दी गई। यात्रियों को कान दर्द और नाक से खून बहने की शिकायत यात्री कर रहे थे। क्रू को रोस्टर ड्यूटी से हटा दिया गया है। जांच होने तक उनको बाहर ही रखा जाएगा। यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है। इसका तो पता था नहीं कि भाई मास्क लगाने नहीं लगाने। सडनली स्मोक बहुत फील हुआ वहाँ पे, कुछ बर्निंग स्मेल आई, कुछ वायर्स जैसे बर्न हो रहे हैं, प्लास्टिक बर्न हो रहे हैं। तो मतलब एक ज़रूरी हो गया कि मास्क के थ्रू ही ब्रीथ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट ब्रीथ। हम लोग मास्क लगा के, जैसे जिसको आया मास्क लगा के पकड़ के और ब्रीथ करते रहे। प्रेशर इतना बढ़ गया कि आप समझिए कान पे हाथ लगा के और मास्क पकड़ के बैठ के, मगर फिर भी टॉलरेट नहीं हुआ। मगर कोई पायलट की तरफ से, किसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अपने साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या एयरक्राफ्ट में फॉल्ट है, अपन आगे क्या परस्यू कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं था। इतना प्रेशर हुआ, आई जस्ट गॉट फेंटेड फॉर 10-15 seconds and I removed my mask, was filled with the blood. I just got panic. मैंने मेरे पैसेंजर को बोला कि यार बहुत ब्लीडिंग हुई। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी मारे गए हैं। दोनों मारे गए अपराधी पिछले महीने गोरखपुर में 2 पुजारियों समेत 6 लोगों की हत्या के आरोपी थे।
इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। ये सुबह 6:30 बजे हरदुआगंज थाना क्षेत्र में प्रातः की चेकिंग इंस्पेक्टर कर रहे थे। एक बाइक से 2 क्रिमिनल वहां से निकले, रोकने का प्रयास किया, उन्होंने गोली चलाई। पुलिस टीम ने पीछा किया। करीब 4 किलोमीटर दूर वहां पर एक सिंचाई का गेस्ट पुरानी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में दोनों शरण लिए थे और वहां से लगातार फायर कर रहे थे। इस सूचना पर आसपास के थानों की सभी फोर्स पहुंची और उनकी फायरिंग जो हुई उसमें एसओ पाली को गोली लगी। पुलिस की काउंटर फायरिंग में 2 क्रिमिनल्स को गोली लगी, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। अभी डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है।